चलिए, जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम तुषार है। सीजीपीएससी नॉलेज हब के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। एडीओ की स्पेशल क्लासेस चल रही हैं। आज हमारी पंचायती राज अधिनियम का लेक्चर 2 रहेगा। इसके पहले हम लोगों ने एक क्लास ले चुकी है, जिसकी हम लोग कोशिश करेंगे, अगर आपने नहीं देखा होगा, यहाँ पे कहीं पे हम लोग आई बटन पे लगा देंगे, वहां से आप देख सकते हैं। बाकी ये लेक्चर को आप पूरा कवर अप कर लीजिए, उसके बाद वाला वीडियो देख लीजिएगा। पंचायती राज अधिनियम लेक्चर 2, इसमें हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं, तो पंचायती राज संस्थाओं का विकास और इसके अलावा समितियां। तो जो इतिहास चल रहा था हमारी पंचायती राज का, उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कवर अप किया था बलवंत राय मेहता समिति तक, आज हम लोग क्या करेंगे, बलवंत राय मेहता समिति के पश्चात जितनी समितियां आई हैं, अशोक मेहता समिति बोल लीजिए, पीके थुंगन बोल लीजिए, गॉडगिल समिति बोल लीजिए, बुरिया समिति बोल लीजिए, ये सारी समितियों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इनकी क्या क्या सिफारिशें रही हैं, क्या क्या चीजें हुई हैं, ये पूरा टॉपिक कवर अप होने वाला है। इसके बाद एक अगली क्लास में हमारे पास क्या हो जाएगा, पंचायती राज अधिनियम की जितनी भी धाराएं हैं, आर्टिकल हैं, जो संविधान संशोधन हुए, उसको हम लोग कवर अप कर लेंगे। फिर आगे की क्लासेस में हमारा पूरा टॉपिक कवर अप होने वाला है पंचायती राज का। इंपॉर्टेंट वीडियो है एडीओ के एग्जाम से, साथ ही साथ सीजीपीएससी में भी पूछा जाता है। इसके अलावा सब इंस्पेक्टर का अगर आप मेंस दे रहे हैं, उसमें भी आने की संभावना रहेगा। छत्तीसगढ़ के आप कोई भी एग्जाम देते हैं, उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी की जो क्लासेस है वो नेशनल लेवल के एग्जाम पे भी इंपॉर्टेंट रहने वाली, क्योंकि पंचायती राज से समितियों के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए सीधा वीडियो की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो जैसे अगर बढ़ते हैं हम लोग, तो वीडियो में सबसे पहला आज का हमारा टॉपिक रहेगा अशोक मेहता समिति। आप लोगों ने जैसे देखा होगा, पिछली क्लास में हम लोगों ने कवर अप किया था बलवंत राय मेहता समिति, जो 1957 में आई थी। अब 1957 के बाद लगभग 20 साल हो जाते हैं, तो 1977 आपकी अशोक मेहता समिति आती है। होता क्या है, बलवंत राय मेहता समिति ने जो सिफारिशें की थी, अब धीरे धीरे जैसे समय बीतते जाएगा, ये चीज समझ में आएगा कि कुछ ना कुछ कमियां आ रही हैं। उसके हिसाब से उस समय सही था 1957 पे, बट ऐसा तो नहीं कि टाइम चेंज होता तो परिस्थितियां नहीं बदलती। परिस्थितियों बदलने के कारण क्या होता है, आपका फिर अलग से वो समितियों की सिफारिश उतनी रेलिवेंट नहीं रहती। तो अब इस बीच में 1977 में अशोक मेहता समिति आती है। इनकी सिफारिशों को समझते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे, तो गठन आप देख सकते हैं, दिसंबर 1977 में किया गया था। क्यों किया गया था, क्योंकि बलवंत राय मेहता समिति की जो सिफारिशें थी, उनके आधार पर जब हम पंचायती राज व्यवस्था लेके आए, तो उसमें बहुत सारी कमियां उत्पन्न हो गई थी। इन कमियों को दूर करने की सिफारिश के लिए ही अशोक मेहता समिति का गठन किया गया। अध्यक्ष कौन रहेंगे, अशोक मेहता। टोटल 13 इसमें सदस्य थे, जैसे बलवंत राय मेहता में थे। सिमिलर इसमें भी आपको 13 सदस्य दिखेंगे। देखिए, दिसंबर 1977, मतलब 1977 के आखिरी महीने में समिति बैठ रही है। रिपोर्ट देने में कुछ टाइम तो लगेगा, तो समिति अपनी रिपोर्ट 1978 में देती है। ओके, क्या क्या बेस समझना है। पहला, बलवंत राय मेहता समिति लगभग 20 साल हो गए हैं आए हुए हैं, तो उसकी जो सिफारिशें थी अब उतनी रेलिवेंट नहीं थी। पंचायती राज व्यवस्था में दिखने लगा कि कुछ ना कुछ कमियां हैं, जैसे हर चीज का तोड़ निकाल लेते हैं, वैसे ही वहां पे भी कमियां आने लगी थी। अब इन कमियों को दूर करने के लिए 77 में आपका दिसंबर महीने में आपकी अशोक मेहता समिति आती है। 1978 में रिपोर्ट देखिए, टोटल 13 सदस्य थे। अगर बात करेंगे, तो पंचायती राज व्यवस्था का इन्होंने एक नया मॉडल प्रस्तुत किया। इस समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट में 132 सिफारिशें की गई। ओके, ध्यान रखिएगा, टोटल अशोक मेहता समिति ने 132 सिफारिशें की हैं, जिसमें से इंपॉर्टेंट हम लोग देखेंगे। देखिएगा, जैसे बलवंत राय मेहता, तीन नाम है, बलवंत राय मेहता, उसने 3 स्तर की बोला था। अशोक मेहता, अशोक मेहता, 2 नाम दे आ रहे हैं, एक अशोक एक मेहता, ये 2 स्तर की पंचायतों की बात करेगा। सीधा प्रावधान पर आते हैं या सिफारिशों पर, तो 3 स्तर पंचायती राज के स्थान पर इन्होंने बोला कि 2 स्तर की आप पंचायती राज सुविधा करिए। इसमें पहला क्या होगा, आपका जिला स्तर होगा, जिला परिषद, मतलब जिला लेवल पे आप जिला परिषद बनाइए। मंडल या फिर ब्लॉक स्तर पर आप, जिसमें 15 से 20 हजार की आबादी वाले गांव को शामिल किया जाए, उसमें आप मंडल पंचायत बनाएंगे। तो इन्होंने ग्राम स्तर पर पंचायत बनाने की सिफारिश नहीं की। बोला या तो ब्लॉक लेवल या मंडल लेवल पे रहे, जहां पे 15 से 20 हजार की आबादी पे आप एक मंडल पंचायत बनाइए, और दूसरा क्या, जिला स्तर पर आप जिला परिषद बनाइए। नाम भी ध्यान रखिएगा, जिला पंचायत नहीं, जिला परिषद रहेगा, और मंडल स्तर पर 15 से 20 हजार की आबादी का बनाना है। अगर अन्य चीजों की बात करें, तो बोलता है जिले को विकेंद्रीकरण का प्रथम स्थान माना जाए। जैसे हम लोग पहले भी बताए, विकेंद्रीकरण क्या होता है, जैसे हमारे पास अगर पूरा पावर दिल्ली के पास है, ये केंद्रीकरण है। दिल्ली के से थोड़ा सा पावर हमारे राज्य के पास आया, विकेंद्रीकरण है। ऐसे ही अगर गांव में देखेंगे, तो जैसे कुछ शक्तियां केंद्र सरकार के पास, कुछ राज्य सरकार के पास, कुछ पंचायतों के पास, अलग अलग शक्तियों को बांट दिया, तो मतलब पावर एक सोर्स या एक केंद्र के पास ना होकर अलग अलग जगह है। तो विकेंद्रीकरण, पंचायती राज व्यवस्था में विकेंद्रीकरण के लिए बोलता है पहला लेवल क्या होना चाहिए, आपका जिला होना चाहिए। पंचायतों को चुनाव राजनीतिक दल के आधार पर हो, मतलब राजनीतिक पार्टियां भी इस पे जो है भाग ले, और राजनीतिक दल के आधार पर इसका चुनाव हो।
मंडल पंचायत तथा परिषद का कार्यकाल 4 वर्ष हो। वर्तमान में पंचायतें हमारी 5 साल के लिए बैठती हैं, बट इन्होंने क्या बोला, चाहे मंडल पंचायत बात करिए जो ब्लॉक लेवल पे बनेगा, या फिर जिला परिषद की बात कर लीजिए, इन दोनों का कार्यकाल 4 स्तर का होना चाहिए, 4 वर्ष का होना चाहिए। जिला स्तर के नियोजन के लिए जिले को ही जवाबदेही बनाया जाए तथा जिला परिषद एक कार्यकारी निकाय हो। ये कुछ सिफारिशें आएंगी। जिले स्तर के नियोजन के लिए जिले को जवाबदेही बनाया जाए, जिला परिषद एक कार्यकारी निकाय हो। ये तो पॉइंट है, रिपीटेड हो गया। ओके, चलिए। पंचायत को कर लगाने की शक्ति हो जिससे वित्तीय संस्थाएं जुटाई जा सके, ये ध्यान रखिएगा। पंचायत को जो है कर लगाने की शक्ति हो जिससे वित्तीय संस्थाएं जुटाई जा सके। जिला स्तर की एजेंसी पंचायतों की लेखों की संपरीक्षा करे, ऑडिट कर सकता है। राज्य, इसके बाद अगर बात करेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, न्याय पंचायतों को अलग रखा जाए जिसका जो है प्रमुख न्यायाधीश हो। वैसे छत्तीसगढ़ में ये चीजें देखने को नहीं मिलती, अदरवाइज आप लोग मीडिया वगैरह में सुनते होंगे ना कि खाप पंचायत ने ये फैसला सुनाया, वो पंचायत फैसला ये सुनाया। तो जनरली न्याय व्यवस्था भी कई बार ग्रामीण ग्रामीण एरियो में पंचायतों के पास रहती थी। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है कि न्याय पंचायत को अलग रखो, पंचायत को पूर्णतः आप कार्यकारी बनाओ, न्यायिक मत बनाओ। न्याय पंचायतों को अलग रखो जिसका प्रमुख आपका कौन हो, न्यायाधीश हो। राज्य पंचायतों का अतिक्रमण ना करे, और अगर करे तो 6 माह के अंदर चुनाव हो। मतलब राज्य ज्यादा हस्तक्षेप ना करे, ऐसा ना कर दे कि बीच बीच में पंचायतों को भंग कर दे। अगर किसी वजह से राज्य सरकार ऐसा करने की कोशिश करती भी है तो 6 महीने के अंदर पंचायत के नए चुनाव हो जाए। इसके अलावा भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की सलाह पर राज्य मुख्य चुनाव आयुक्त को चुनाव कराना चाहिए। पंचायतों को चुनाव, आपको पता होगा, राज्य में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है वो करवाता है। तो इसमें कैसे बोलता है कि यही काम करना है, बट कैसे करना है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर। मुख्य निर्वाचन आयुक्त गाइड करेगा किसको, राज्य निर्वाचन आयुक्त को, और राज्य का मुख्य निर्वाचन आयुक्त क्या करेगा, आपका चुनाव करवाएगा। ये कुछ सिफारिशें हुई हैं। इसके अलावा कर देखेंगे तो विकास कार्य जिला परिषद को दिए जाने चाहिए। राज्यों में पंचायती राज मंत्रालय का गठन किया जाए तथा पंचायत मंत्री की नियुक्ति की जाए। राज्य सरकार में जैसे राज्य विधायिका होती है, जैसे अभी हम लोग बात करते हैं हमारे राज्य में, तो भूपेश बघेल है ना, भूपेश बघेल की कैबिनेट में कम से कम एक पंचायत मंत्री होना चाहिए, ऐसा बोलिए कि एक आप पंचायत विभाग के लिए अलग से मंत्रालय दे दीजिए और पंचायत मंत्री की नियुक्ति करिए। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जनसंख्या के आधार पर सीटों का आरक्षण हो। बलवंत राय मेहता समिति क्या बोली थी, एक एक मिले, है ना। यहाँ पे क्या बोलता है, अनुसूचित जाति जनजाति को आपका जनसंख्या के आधार पर सीटों का आरक्षण किया जाए। तो कुछ ऐसे आपको 13-14 दिखेगी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन। टोटल 132 रिकमेंडेशन या 132 सिफारिशें थी, जिसमें से 13-14 हम लोग कर रहे हैं। अब बात करते हैं क्या हुआ इसके साथ। तो अशोक मेहता समिति की जो सिफारिशें आई थी, इसको सरकार बोलती है अपर्याप्त है, उतना नहीं है, और इसको अस्वीकार कर दिया गया। मेन पॉइंट ये याद रखिएगा, अपर्याप्त माना गया और इसको लागू नहीं कराया गया, अस्वीकार कर दिया गया। चलिए आगे चलते हैं। अशोक मेहता समिति के बाद आपको लगभग 6-7 साल बाद देखने को मिलेगी जीवीके राव समिति। अब जीवीके राव समिति की बात करते हैं। गठन हुआ है 25 मार्च 1985 को। किसने गठन किया, तो योजना आयोग ने इसका गठन किया। मुख्य कार्य क्या था इसका, तो ग्रामीण क्षेत्र में विकास, गरीबी उन्मूलन से संबंधित प्रशासनिक व्यवस्था की समीक्षा करना, साथ ही पंचायती राज के अंगों को प्रशासनिक निकायों के संबंध का अध्ययन करना, उचित सिफारिश करना। क्या क्या चीज देखेगी, ग्रामीण विकास किस प्रकार से करेंगे, गरीबी उन्मूलन किस प्रकार से करेंगे, गांवों में प्रशासनिक सुविधा किस प्रकार से है उसकी कैसे समीक्षा करें कि किस प्रकार से हम इसको और रेलिवेंट बना सकते हैं। उसके लिए इनडायरेक्ट पंचायती राज से रिलेटेड ही थी। समिति जो है दिसंबर में अपनी रिपोर्ट देती है 1985 में। अब जीवीके राव समिति की सिफारिशें बहुत सारी हैं, इनको समझते चलिएगा। तो सबसे पहला अगर समिति की बात करें तो समिति ने यह महसूस किया कि ग्राम विकास की प्रक्रिया का पुनरावलोकन करने का समय आ गया है। इसलिए उन्होंने ये सुझाव दिया कि सभी आर्थिक सामाजिक विकास की प्रक्रियाएं विभिन्न संस्थाओं द्वारा संचालित किया जाए। अलग अलग संस्थाएं जो हैं आर्थिक सामाजिक विकास की प्रक्रियाओं का संचालन करें। हम लोगों को पूरा ग्रामीण विकास एक बार दोबारा अवलोकन करना है और उसको दोबारा समझना, नए तरीके से रीस्टेब्लिश करना है। योजना तैयार करने, निर्णय लेने और उसे लागू करने का कार्य पंचायत को सौंपा जाना चाहिए क्योंकि वो जनता के अधिक निकट है। बेसिक सा ये चीज है, बेसिक सी चीजें समझिएगा। अगर आप गांव में रहते हैं, आपको पता है आपके गांव के लिए क्या चीजें जरूरी है ना, क्या आपको बनाना आवश्यक है। हम लोग लास्ट क्लास में भी ऐसी बात कर रहे थे। ओके, नरेंद्र मोदी नहीं समझ सकते कि आपके गांव की प्रॉब्लम क्या है, या भूपेश बघेल नहीं समझ सकते कि आपके गांव की प्रॉब्लम क्या है। क्यों, क्योंकि उनको अगर देखोगे, लगभग छत्तीसगढ़ की बात करें तो 20,000 गांव होंगे। अब क्या एक व्यक्ति पूरे सब जगह का कर सकता है क्या, अगर वो वहां से कोई प्लानिंग आएगी एक तरीके से आएगी, पर किसी एक गांव की प्रॉब्लम अलग होगी, बाजू वाले गांव की प्रॉब्लम अलग होगी। हो सकता है एक गांव में सिंचाई के लिए नहर की आवश्यकता है, दूसरे में हो सकता है सफाई की आवश्यकता है, तीसरे में हो सकता है वहां पर प्राथमिक विद्यालय बनाना है, चौथे में हो सकता है हॉस्पिटल को सुविधा आवश्यक हो, एक में हो सकता है आपका सड़क की आवश्यकता हो। तो ये जो चीजें हैं, जनता के जो सबसे ज्यादा क्लोज होगा वही समझ सकता है। तो जो भी योजना तैयार करना है और उसके लिए निर्णय लेना है कि रोड बनेगी कि हॉस्पिटल बनेगा
कि नहर खुदेगी, ये काम कौन करे? ये पंचायती राज अगर निर्णय ले तो बहुत बढ़िया है। तो यही चीज़ बोलते हैं जीवीके राव समिति, क्या? कि योजना तैयार करना और निर्णय लेना और उसको लागू करने का काम पंचायत को दिया जाए, क्योंकि वे जनता के अधिक निकट है, वही ज़्यादा समझ सकते हैं अच्छे से और जनता भी डायरेक्टली उन्हीं से बात करेगी। हर चीज़ के लिए हम लोग भूपेश बघेल या नरेंद्र मोदी को फ़ोन नहीं कर सकते ना। चलिए, आते हैं नेक्स्ट। समिति का ये मत था कि जिला स्तर पर विशेष रूप से विकेंद्रीकरण किया जाए। जिला परिषद के सदस्य को 30,000 से 40,000 की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। वर्तमान में आप देखोगे 50,000 के आसपास करती है, बट ये बोल गया है, पॉइंट को समझिएगा। 30,000 से 40,000 जनसंख्या पर एक जिला परिषद का सदस्य हो। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, जिला पंचायत में एक सदस्य होता है, तो एक सदस्य कितनी सीटों पे बनता है? तो आपकी जीवीके राव समिति बोलती है 30 से 40,000 पे आपको बनाना चाहिए। बैंक, शहरी संस्थान, स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं के प्रतिनिधि, विधानसभाओं के सदस्य और सांसद भी इसमें संयोजित होने चाहिए। बैंक के कुछ लोग आ जाए, शहरी क्षेत्र के कुछ लोग आ जाए, स्थानीय स्वायत्त संस्थाएं मतलब ऑटोनोमस जो संस्थाएं हैं उनके प्रतिनिधि, विधानसभा के प्रतिनिधि, सांसद लोग जो हैं इसमें आपका सहयोजित होने चाहिए, जिला के सदस्य होने चाहिए। समाज के कमजोर वर्ग और महिलाओं को इनमें पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। इनडायरेक्टली आरक्षण की बात कर रहा है। इसका कार्यकाल 8 वर्ष का होना चाहिए। देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। अशोक मेहता बोला 4 के लिए, बलवंत राय मेहता से कोई टाइम ड्यूरेशन बताया नहीं। आपके जीवीके राव बोलते हैं 8 साल के लिए होना चाहिए। कार्यकाल समाप्त होने के तुरंत चुनाव करवाने चाहिए। जैसे कार्यकाल समाप्त हुआ 8 साल का, तुरंत चुनाव कराओ। यदि विशेष परिस्थिति में उनका कार्यकाल बढ़ाया भी जाए तो 6 महीने बढ़ाया, मतलब 8 साल खत्म होने के बाद चुनाव करो। बट अगर बीच में आपको टेन्योर बढ़ाना भी है 8 साल से ज्यादा, तो 6 महीने से आप ऊपर नहीं बढ़ा सकते। पंचायती राज संस्थाओं को क्रियाशील बनाया जाए और पूरी तरह से समर्थित किए जाए, ताकि लोगों की समस्याओं का प्रभावी ढंग से निष्पादन हो सके। ये पॉइंट याद रखने वाला है। चलिए आगे बढ़ते, जीवीके राव समिति ने और क्या क्या सिफारिशें की हैं देखेंगे। तो जिला स्तर के सभी कार्यालय स्पष्ट रूप से जिला परिषद के अधीन होने चाहिए। जिला लेवल के जितने भी कार्यालय हैं वो जिला परिषद के अधीन हो। कृषि, पशुपालन, सहकारिता, लघु सिंचाई, प्राथमिक प्रौढ़ शिक्षा, लोक स्वास्थ्य, ग्रामीण जलापूर्ति, जिला की सड़कें, लघु और ग्रामोद्योग, इसके अलावा अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण, समाज व महिला कल्याण, सामाजिक वन पालन परिषदों को दे देना चाहिए। पर्टिकुलरली ये काम जो है वो जिला परिषद को सौंप देना चाहिए, वो इसके हिसाब से काम करेंगे। इसके अलावा जिला को ही मुख्य नीति निर्माण और कार्यक्रम क्रियाशीलता का केंद्र होना चाहिए। मतलब हम जब बोलते हैं कि पंचायतें बनाए, तो उसमें जिला को बोल रहा है वो, कि जिला पंचायत या जिला परिषद जो है वो मुख्य नीति निर्माण करे और वो क्रियाशीलता से काम करे। इसलिए कार्य संपादन के लिए जिला परिषद की विभिन्न समितियां गठित की जानी चाहिए। जैसे हम लोग पंचायत में पढ़ते हैं ना, अलग अलग समितियां होती हैं, तो वो समितियां गठित की जानी चाहिए। इस प्रकार जिला परिषद मुख्य रूप से ग्राम विकास प्रबंधन का अंग होना चाहिए और सभी गलतियों का निवारण जो है इसी स्तर पर आपका होना चाहिए। ये बोलता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इजी लेंगे। राज्य सरकारों द्वारा दी जाने वाली धनराशि को निर्धारित करने का काम वित्त आयोग को दिया जाना चाहिए, जिसकी नियुक्ति हर 5 साल बाद होनी चाहिए। जैसे हम लोग बात करते हैं ना, वित्त आयोग होता है आर्टिकल 280, वैसे आपको राज्य वित्त आयोग भी दिखेगा। तो राज्य सरकार को दी जाने वाली धनराशि, राज्य को कितना पैसा दिया जाए, ये निर्धारित करने का काम वित्त आयोग का। 280 की बात कर रहे हैं। जिला स्तर पर वित्त की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होता रहे, इसके लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य विकास परिषद का गठन होना चाहिए। राज्य सरकार के सभी मंत्री और जिला परिषदों के अध्यक्ष इस समिति के सदस्य होना चाहिए। क्या बोलता है कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक राज्य विकास परिषद का आप गठन करिए। ये परिषद के अंदर क्या होगा, जितने भी राज्य हैं उनके सभी मंत्री रहेंगे। मतलब सपोज छत्तीसगढ़ की यदि हम लोग बात करते हैं, एक राज्य विकास परिषद बनती, तो मुख्यमंत्री समेत छत्तीसगढ़ के टोटल 13 मंत्री ये होते इसके सदस्य। इसके अलावा जितनी भी हमारे पास जिला परिषदें हैं, अभी समझने के लिए समझिएगा, जितनी भी जिला पंचायत है, जैसे 27 अपने यहाँ है अभी, तो ये 27 लोग इसके सदस्य होते। इनका काम क्या रहता कि जो भी जिला पंचायतें हैं या उस समय के हिसाब से बोला जिला परिषदें हैं, उनको पर्याप्त पैसा मिलता रहे, इसका इन लोग क्या करेंगे देखेंगे। राज्य के पास पैसा कहाँ से आ रहा है, केंद्र से, और ये केंद्र से जो पैसा आया वो वित्त आयोग की सिफारिश पर आया। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में विकास परिषद बनेगी जो ये जिलों को बांटेगा। ये ध्यान रखिएगा, कुछ भी हो जाए जिले के पास पैसा रुकना नहीं चाहिए। अल्टीमेटली एक ऐसा सिस्टम बनाइए आप कि ये जल्दी जल्दी काम कर सके। कुछ योजनाओं का क्रियान्वयन राज्य स्तर से जिला स्तर पर हस्तांतरित किया जाए, जिससे जिला योजना का विकेंद्रीकरण हो। पर्टिकुलरली कुछ राज्य की बड़ी बड़ी योजनाएं हैं जो ग्रामीण विकास के लिए है, उसको आप जिला लेवल पर ट्रांसफर करिए, जिला वाले जो है उनको देखेंगे। समिति ने यह भी सिफारिश की कि जिला स्तर से नीचे पंचायत समिति या मंडल पंचायत गठित की जानी चाहिए। इसका गठन संरचना परिषद जैसी ही होगी, लेकिन प्रत्येक गांव में ग्राम सभा भी होनी चाहिए। ओके, ध्यान रखिएगा। जिला स्तर से नीचे आपको क्या देखने को मिलेगा, पंचायत समिति या मंडल पंचायत, या ऐसे भी आप बोल सकते हो 3 स्तर की बोलेंगे जैसे हम लोग,
तो पहले आपका हो गया जिला पंचायत, जिसको जिला परिषद बोल रहे हैं, फिर जिसको हम लोग जनपद पंचायत बोलते हैं, उसको ये लोग पंचायत समिति या फिर मंडल पंचायत बोल रहे हैं। ओके, इसकी गठन और संरचना एज इट इज बोलता है, जैसे जिला परिषद होगी वैसी होगी, मतलब आप यहाँ पे समझने के लिए जिला पंचायत ले सकते हैं। और प्रत्येक गांव में ग्राम सभा होनी चाहिए, ये भी बोला जाता है। ओके, चलिए आते हैं, जो विभिन्न समाज सेवी संस्थाएं ग्रामों में कार्य कर रही हैं, पंचायतों को विभिन्न समितियों के माध्यम से उनकी सेवाएं लेनी चाहिए। पंचायत समिति व ग्राम मंडल स्तर पर बच्चे, महिलाएं और प्रौढ़ों के कल्याण के लिए उप समिति का गठन किया जाना चाहिए, जिसके सदस्य मुख्यतः ये जारी जो है जीवीके राव समिति की जो है सिफारिशें रही है 1985 की। आगे चलेंगे हम लोग, जो सबसे इंपॉर्टेंट आएगी एलएम सिंघवी समिति। एलएम सिंघवी समिति 1986 में बनती है। तो पंचायती राज समितियों को संवैधानिक संस्थाओं के रूप में मान्यता दी जाए, ये सबसे बड़ा है, हाईलाइटेड पॉइंट रहेगा सबसे पहला। बाकी चीजें हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या बोलता है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता और सुरक्षा मिलनी चाहिए, उन्हें बनाए रखना चाहिए और इसके लिए संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा जाना चाहिए। इससे पंचायती राज संस्थाओं की पहचान, अखंडता को यथोचित काफी हद तक बनाए रखा जा सकेगा। समिति ने यह भी सुझाव दिया कि पंचायती राज के नियमित, स्वतंत्र, निष्पक्ष चुनाव के लिए भी संविधान में प्रावधान किए जाने चाहिए। अगर आप चले जाते हैं 1950 से 85 तक, चाहे जितनी समितियां हैं चाहे सरकार है, कैसे काम कर रहे थे, गांवों के लिए पंचायत होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, बोल रहे हैं, बट संविधान में आपका ठीक से प्रावधान नहीं था। तो एलएम सिंघवी समिति क्या बोलती है, क्योंकि ठीक से प्रावधान नहीं है, इसलिए राज्य इसको करने में कतराते हैं, टाइम पास करते हैं। मान के चलो, जैसे अभी आप लोगों को यूट्यूब में पढ़ना है, एक होता है पेड बैच होता है, यूट्यूब में आपको पढ़ना है, जो बच्चे डेडिकेटेड है, जो ईमानदारी से है, पढ़ते हैं, जिनको पता है पोस्ट लेना है, वो पढ़ते हैं। ओके, पेड बैच में कैसे बच्चों को आना चाहिए, जिनको थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत होता है। जैसे स्कूल में याद है ना, कि जो बच्चे होमवर्क वगैरह करके नहीं आते थे, उनको जब डांट पड़ती थी, कंपलसरी कर दिया जाए कि अगर नहीं करके जाओगे डंडा पड़ेगा, तब मजबूरी में करते थे। तो वैसा चीज शुरुआत में क्या था, ये यूट्यूब टाइप का ही चल रहा था, जिसको पढ़ना है पढ़े, जिसको नहीं पढ़ना नहीं पढ़े। मतलब जो सरकारें बोल दी है, राज्य सरकार चाहे तो लागू करे चाहे तो ना करे, तो राज्य सरकारें क्या करती थी, आलस करती थी। ओके, तो एलएम सिंघवी समिति देखा कि यही प्रॉब्लम आ रहा है। तो सबसे पहला, अगर पंचायती राज संस्थाओं को आपकी संवैधानिक मान्यता मिल जाएगी, कि एक हम लोग संविधान में बना दे कि ऐसा काम बनना है, तो सबसे बढ़िया रहेगा, ताकि वो आपका होमवर्क टाइप हो जाए, आपको करना ही है। तो यही बोलता है कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता और संवैधानिक सुरक्षा मिलनी चाहिए, उन्हें बनाए रखना चाहिए, और संविधान में एक नया अध्याय जोड़िए, संविधान में प्रॉपर एक नया चैप्टर जोड़ो, जिसमें ये सारी चीजों के बारे में रहे। पंचायती राज संस्थाओं की पहचान और अखंडता को यथोचित काफी हद तक बनाया जा सकेगा। अगर आप ऐसा करते हो, नया आप चैप्टर जोड़ देते हो और उसमें बता देते हो राज्यों को ये करना है, पहले क्योंकि राज्यों को कर्तव्य था, भाग 4 में आप आर्टिकल 40 पढ़ोगे तो उतना अच्छे से नहीं आ रहा है, बट अगर यहाँ पे कर दोगे तो बढ़िया रहेगा, ये बोलता है। समिति ये भी सुझाव देती है कि पंचायती राज निकायों को नियमित, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए संविधान में प्रावधान भी किए जाने चाहिए। ओके, संविधान में ही ये प्रावधान हो कि पंचायती राजों का नियमित चुनाव हो। नियमित मतलब हर 4 साल 5 साल, जितना भी आप टेन्योर रखते हो अपने पंचायत का, उतने साल में इसका चुनाव हो, हमेशा रेगुलर हो, स्वतंत्र चुनाव हो। स्वतंत्र मतलब ऐसा नहीं कि सरकार के दबाव में आके या किसी एक पक्ष के दबाव में आके कर रहा है, वैसे निष्पक्ष चुनाव हो, कोई भी पार्टी का जीते। वहां पर ऐसा नहीं हो कि राज्य में पर्टिकुलरली इस पार्टी की सरकार है, जैसे छत्तीसगढ़ में मान लो कांग्रेस की सरकार है, तो पंचायतों में भी कांग्रेस को जिताना मुझे, ये नहीं होगा। अगर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, हो सकता है पंचायतों में बीजेपी किया जाए, या हो सकता है आम आदमी पार्टी किया जाए। ये कब संभव है, जब चुनाव निष्पक्ष रूप से हो, मतलब जिस व्यक्ति को वोट पड़ा है उसी को मिले। ओके, इसके अलावा ग्राम समूहों के लिए न्याय पंचायतें स्थापित की जाए, ये भी बोला है। ग्राम पंचायतों को अधिक व्यवहार बनाने के लिए गांवों को पुनर्गठित किया जाए। समिति ने ग्राम सभा के महत्व पर भी बल दिया और इसे प्रत्यक्ष जनतंत्र का प्रतीक बताया। ओके, मतलब ग्राम सभा के बारे में बोल रहे हैं और प्रत्यक्ष जनतंत्र का प्रतीक बता रहे हैं। ग्राम पंचायतों के पास अधिक वित्तीय संसाधन होने चाहिए, मतलब उनके पास जो आपका मनी है उसके लिए बहुत ज्यादा सोर्सेज होने चाहिए, ये बोलता है। पंचायती राज संस्थानों के चुनाव, उन्हें भंग करने और उनकी कार्य प्रणाली से जुड़े विवादों के न्यायिक समाधान के लिए प्रत्येक राज्य में न्यायिक अधिकरणों की स्थापना की जाए। पर्टिकुलरली पंचायत राज में चुनाव में अगर कोई गड़बड़ है या उनको हटाना है, भंग करना है, मतलब पंचायतों को भंग करना है, नए सिरे से चुनाव करना है, या उनके कार्य प्रणाली मतलब वो किस प्रकार से काम करते हैं, इन सब से यदि कोई विवाद होता है, तो इसके लिए आप क्या करें, हर राज्य में एक न्यायिक अधिकरण दे दो जो इस चीज से जुड़े विवाद को सुनेगा। ये सिफारिशें थी एलएम सिंघवी समिति की। आगे चलेंगे हम लोग पीके थुंगन समिति 1988 1988।
पीके थुंगन समिति की बात करते हैं, तो पंचायती राज व्यवस्था को शक्तिशाली बनाने के लिए और उन्हें संवैधानिक दर्जा दिलाने की सिफारिश की। तो इसके पहले भी की गई ये सिफारिश थुंगन समिति ने भी की है। थुंगन समिति के साथ बहुत बड़ा केस हो जाता है। क्या होता है, समिति के सुझाव को सरकार मान लेती है। ओके, जैसे मान लो अभी मोदी जी बैठे मान लो, तो वैसे समिति के सुझाव पे उस समय जो भी सरकार थी वो मान ली थी। बट क्या होता है, सुझाव के आधार पर 1989 में संविधान संशोधन भी लेके आते हैं कि चलो करते हैं, बट राज्यसभा में बहुमत नहीं रहता, जिसकी वजह से ये पारित नहीं हो पाता। मतलब संविधान में एक नया चैप्टर जोड़ना था पंचायती राज का, 1989 में कोशिश की गई थी, पर उस समय सरकार के पास पर्याप्त बहुमत नहीं था, तो लोकसभा से पारित भी हो गया होगा, तो राज्यसभा में बहुमत नहीं था, जिसकी वजह से ये पारित नहीं हो पाया। अगर बात करते थुंगन समिति ने क्या क्या सिफारिशें की थी इसको समझने की, तो पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी जाए। सबसे पहला क्या, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी जाए। जिला परिषद को पंचायती राज व्यवस्था की धुरी होना चाहिए। जिले में योजना निर्माण विकास की एजेंसी के रूप में कार्य करना चाहिए। थर्ड पॉइंट अगर देखेंगे, तो पंचायती राज संस्थाओं को 5 वर्ष के लिए निश्चित कार्यकाल होना चाहिए। इसके पहले आपने पढ़ा होगा 8 साल भी, फिर पहले पढ़ा होगा 4 साल भी। अगर आप देखोगे अलग-अलग समिति अलग-अलग टेन्योर बताती है। तो पीके थुंगन कितना बोलती है? पीके थुंगन बोलती है कि 5 साल का कार्यकाल होना चाहिए। एक संस्था के सुपर सत्र में अधिकतम अवधि 6 महीने होनी चाहिए। सुपर सत्र वही हो गया आपका कि बीच का गैप बोल दीजिए, या फिर आप ऐसा बोल दीजिए कि अगर एक्स्ट्रा जा भी रहा है तो 6 महीने से ऊपर ना जाए। ओके, पंचायती राज पर केंद्रित विषयों की एक ही विस्तृत सूची करनी चाहिए, उसमें संविधान समाहित करना चाहिए। पंचायत राज्य 3 स्तरों पर जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण होना चाहिए, महिलाओं के लिए भी आरक्षण होना चाहिए। सेम जनसंख्या के हिसाब से सबको अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं को आरक्षण दिया जाए। हर राज्य में एक राज्य वित्त आयोग का गठन होना चाहिए, जो हम लोग आगे देखेंगे जब चैप्टर पे आएंगे। यह आयोग पंचायती राज संस्थाओं के वित्त वितरण के लिए पात्रता बिंदु तथा विधियां करेगा। अब देखोगे पिछला वाला जो था उसमें बोला था विकास परिषद बननी चाहिए, ये क्या बोलता है, पर्टिकुलरली आप राज्य वित्त आयोग बनाइए। जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी जो है कलेक्टर होना चाहिए, ये पॉइंट बोलता है पीके थुंगन समिति। आते हैं पीके थुंगन, चूंकि उन्होंने उनकी सिफारिशों पर विधेयक तो लेके आया गया पर संविधान संशोधन हो नहीं पाया। फिर हमारे पास मेन आएगी वीएन गॉडगिल। याद रखिएगा, जो भी आपको देखने को मिलेगा वो गॉडगिल समिति की सिफारिश पर आया, 73वां संविधान संशोधन, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो तत्कालिक सरकार ने इस समिति को पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावकारी बनाने और सुझाव देने का कार्य सौंपा था। स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक मान्यता दी जाए, ये बोला है। 1988 में वीएन गॉडगिल की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी द्वारा नीति कार्यक्रमों पर समिति गठित की गई थी। ओके, ये किसने किया है? कांग्रेस पार्टी ने किया है। ये समिति इस सवाल पर विचार करने के लिए बनी थी कि पंचायती राज संस्थाओं को कैसे प्रभावी बनाया जा सकता है, और गॉडगिल समिति से ही हमारा जो है आगे वाला संविधान संशोधन होगा, ध्यान रखिएगा, जो 73 वाला है। तो इसकी सिफारिशें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्या बोलता है, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। गांव, प्रखंड और जिला स्तर पर 3 स्तर की पंचायती राज हो। पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 साल का हो। पंचायत के सभी तीनों स्तर पर सदस्यों का सीधा निर्वाचन हो। इसके अलावा अनुसूचित जातीय, जनजाति, महिला और के लिए क्या हो, आपका आरक्षण हो। एससी और महिला, इनके लिए आरक्षण हो। पंचायती राज संस्थाओं को ये जिम्मेदारी होगी कि पंचायत क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए योजना बना सकते हैं। पंचायती राज संस्थाओं को कर लगाने, वसूल करने और जमा करने के अधिकार। ये हमारी आ जाती है गॉडगिल समिति की सिफारिशें। इसके बाद एक लास्ट समिति आपको देखने को मिलेगी, भूरिया समिति। भूरिया समिति के बारे में यदि हम लोग बात करते हैं, तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम जो 1992 आया, उसमें आपको दिखेगा गॉडगिल समिति। अब इसके बाद हम और क्या कर सकते हैं? ओके, इसके लिए आपका आया था भूरिया समिति। तो कैसे है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अंतर्गत पंचायत राज संबंधी प्रावधान के लिए दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में भूरिया समिति का गठन किया गया था। समिति की सिफारिशों के आधार पर पंचायत उपबंध, अनुसूचित क्षेत्रों विस्तार, या फिर हम बोल सकते हैं पेसा एक्ट 1996 पारित हुआ। भारत में यदि बात करेंगे, पेसा एक्ट जो है 10 राज्यों में लगभग लागू है, जहां पर जनजाति आपको देखने को मिलेगी। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, आंध्र, तेलंगाना, ये आपको देखने को मिलेगा भूरिया समिति। तो इसके पहले आपको अगर इन शॉर्ट याद रखना है, जितनी भी समिति हुई है, गॉडगिल समिति से आपको ध्यान रखिएगा 73वां संविधान संशोधन जुड़ा है। भूरिया समिति से पेसा एक्ट जुड़ा है। भूरिया समिति जनरली जनजातीय क्षेत्रों के लिए किस प्रकार की होंगी, उसके बारे में बात करेंगे। तो अब देखेंगे, जैसे हम लोग पढ़ते हैं सपोज ग्राम सभा के बारे में, तो ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रश्न कैसे आता है कि अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है, या सामान्य क्षेत्र में कौन करता है? तो फर्क है,
सामान्य क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाएगा सरपंच करेगा, बट अनुसूचित क्षेत्र में बोलता है सीधा-सीधा उनमें से चुना, ग्राम सभा में से ही कोई चुना व्यक्ति जो है बहुमत के आधार पर करेगा और वो पर्टिकुलरली उस फील्ड का ही होना चाहिए, मतलब उस कैटेगरी का होना चाहिए, मतलब अनुसूचित जनजाति का ही होना चाहिए। इस प्रकार के आपको दिखेंगे। तो ये जो सारे प्रावधान है वो भुरिया समिति के हिसाब से आए हैं। तो भुरिया समिति ध्यान रखिएगा, आप ये ऑलरेडी जो है एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाएगा। रीजन, अभी छत्तीसगढ़ सरकार इसके ऊपर लेकर आई है कि पैसा एक्ट हम लोग लागू कर रहे हैं। बाकी यदि बात करेंगे आगे की क्लास में हमारे पास क्या होने वाला है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग 73वां संविधान संशोधन पढ़ेंगे, जो एक बेसिक क्लास होगी, छोटी सी क्लास होगी, जिसमें कैसे संविधान संशोधन हुआ, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट तिथि है वो देखेंगे। पर्टिकुलरली आर्टिकल 243 से 243 वो पूरा देखेंगे। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम की पूरी महत्वपूर्ण धाराओं को हम लोग देखने वाले हैं, मतलब धारा 1 से लेके 132 तक हम लोग पूरा देख लेंगे। एक ब्रीफ आइडिया लग जाएगा किस प्रकार का स्ट्रक्चर होगा वो वाला, और उसके बाद उसकी नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग सीधे शुरू कर देंगे ग्राम सभा से। तो ये आज की वीडियो को हम लोग यहीं पे कवर अप करेंगे। पंचायती राज से संबंधित जितनी भी समितियां थी वो सारी हम लोगों ने करा दी है, जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है वो हम लोगों ने करा दिए हैं। इसका नोट्स जैसे हम लोगों का बन जाएगा, हम लोग इसकी हार्ड कॉपी आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। एक साथ पूरी पंचायती राज की हार्ड कॉपी आपको मिलने वाली है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। और जय हिंद।